अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा के कथ्य को उसी भाषा अथवा दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुत करना है। अनुवाद के अंतर्गत एक भाषा के लेखन को उसके उचित अर्थ तथा उचित संदर्भ में दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इस कार्य के लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं के व्याकरण, वाक्य निर्माण, प्रासंगिकता, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की जानकारी होना आवश्यक है। कोई भी अनुवाद तभी श्रेष्ठ माना जा सकता है जब वो स्रोत साहित्य के सही अर्थ और प्राकृतिक संदर्भ को उसी अथवा दूसरी भाषा में उचित अर्थ व उसी संदर्भ में प्रस्तुत कर सके। जेंडर इन ट्रांसलेशन। कई दफे क्या होता है, आपके दिमाग में कई बातें रहती हैं। कई दफे आप मैं ही नहीं, कई लेखक हैं, बड़े बड़े लेखक हैं जिन्होंने अनुवाद को महत्ता दी है ना। तो ये मन में वो बातें रही हैं कि ऐसी अड़चन क्यों आ रही है, ऐसा क्यों है कि मैं अगर जॉब करने के लायक नहीं हूँ, एक आध साल से ज़्यादा जॉब में कर नहीं सकी, कई कारण उसके थे और कुछ भ्रांतियाँ भी थी कि ये महिला जहाँ काम करेगी कुछ गड़बड़ कर देगी, है ना। तो कोशिशें आ तो गई हैं लेकिन कैसे न कैसे, तो वो एक अलग। लेकिन अनुवाद करते हुए भाषाई उसके दायरे के भीतर भी मुझे ये अक्सर महसूस हुआ। और इस विषय पर चिंतन इंटरनेट पर तो बहुत है, बहुत सी किताबों की चर्चा है एक तरह से, और इस विषय को लेकर भी वहाँ एक महत्व दिया गया है कि विचार किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। लेकिन जेंडर भारतीय भाषाओं में हम देखेंगे, बंगाल में जेंडर की बहुत, हिंदी में जब वो आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, समस्या आड़े आती है। ओडिया में तो बहुत ही ज़्यादा, मेरी मित्र प्रतिभा रॉय का तो कहना, वो आधा वो जाता था मैं खाई था और ये किया था, तो वो जेंडर की प्रॉब्लम कि तुम्हारा हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है ना। इसी तरह से जर्मन की कोई कहानी, हेनरिक ब्योल की एक कहानी मैं ट्रांसलेट कर रही थी, मुझे वो दिया गया था, जिम्मा दिया गया था, लेकिन मेरे ट्रांसलेशन को अशोक झा जी ने को दोबारा दिया गया कि जरा इसको देख लीजिए, कुछ ये कमलेश्वर जी की बात है। तो उस समय मेरे मन में ये आया कि मैंने तो जो लेखक ने अपनी दृष्टि से जो कहना चाहा है वो जर्मन से अंग्रेजी में आया है, वो जो कहा हुआ है जर्मन से अंग्रेजी में आया है और मैं अंग्रेजी से हिंदी में कर रही हूँ। तो उस वक्त भी मुझे लगा था कि देखिए ये तो स्वाभाविक है, मैंने 4 बार देख लिया था, है ना। कहानी युद्ध से पूरा देश आक्रांत है, समाज आक्रांत है, विध्वंस समाज के हर कोने में नज़र आ रहा है। अपनी मेहनत और अपने सपनों के घरों को ईंट दर ईंट ढहा हुआ देख करके किस तरह लोग महसूस कर रहे हैं। और जब नायक घर में आता है और पाता है कि उसका घर तो सिर्फ वो एक ईंट उठाकर देख सकता है कि ये उसका घर है। अब हेनरिक ब्योल बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक किस्म के लेखक हैं। कुछ पहले एक आध चीज़ें ही पढ़ी थी, स्वतंत्र रूप से उनको नहीं पढ़ा था। तो समस्या क्या थी कि समस्या ये थी, केवल यही नहीं थी कि लेखक उस विध्वंस को, युद्ध पर हमारे यहाँ कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। उसने कहा था भी हम अपने अनुभव पे नहीं, एक लहना सिंह गया हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वहाँ से जो गया है तो उसकी प्रेमिका क्या सोचती है और उसे क्या चाहती है, और वो जो चाहना है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक समर्पण और त्याग चाहता है। उसकी दृष्टि ये है। 50 और 60 के दशक में समतुल्यता का सिद्धांत अनुवाद के क्षेत्र में प्रमुख रूप से जाना जाता था। इस सिद्धांत को मानने वालों में प्रमुख रूसी भाषाविद और अनुवादकों को भाषा के अर्थ और संदर्भ में किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं था। वहीं फ्रांसीसी अनुवाद की परंपरा में भाषा के स्वरूप में कार्यगत बदलाव को तर्कसंगत माना। एक स्थिति है कि जब आवाज उठती है तो ध्यान जाता है, और आवाज़ उठाई जाने लगी तो स्त्रियों को लेकर के भी ये हुआ कि अगर
सिमन द beauvoir कुछ कह रही हैं, जर्मन गियर कुछ कह रही हैं, या वहाँ जिस तरह के आंदोलन औद्योगिक क्रांति के बाद स्त्री की जो भागीदारी मजदूर के रूप में हुई और वहाँ जो विद्रोह स्त्री ने किया, उसने जब पहली बार ध्यान आकृष्ट किया लोगों का, तो लगा कि ये क्या अंतर है, क्यों पारिश्रमिक कम है। और इसी के साथ साथ जो फ्यूडलिस्टिक जो सामंतशाही वहाँ भी थी विक्टोरियन ज़माने की, आप पाएंगे जेन ऑस्टिन, इन लोगों ने भी नाम अपने किस तरह से बदल कर लिखे, है ना, क्योंकि औरत कोई बात कहे तो सबसे पहले जनाना लेखन, तो हमारे यहाँ नामवर जी कह चुके हैं इसको, है ना, तो वो लेखन क्या क्या होगा, वो शायद वो अनुभव की सीमितता से जोड़ के नामवर जी ने ऐसा कहा होगा। ये मैं अपने उनके बचाव के लिए अपने मन में इस तरह की बात लाती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्त्रियों की स्थिति क्या है और विदेश में क्या लिखा गया और उससे क्या प्रेरणा। अचानक महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियों की याद आ गई कि हमारे यहाँ कौन सी स्त्री थी। किसी को याद ही नहीं आया पहले कि हमारे यहाँ कौन सी स्त्रियाँ थी, इस तरह की बात कभी उन्होंने की हो। जाबाला भी याद नहीं रही, है ना, कि जाओ, बेटे से कहा जाओ कहो जाके तुम सत्यकाम पुत्र जाबाला के पुत्र हो तुम। लेकिन उन स्त्रियों को भी भुला दिया गया। वेद पुराणों में ऐसा है क्या नहीं है, बहुत जानकारी भी उसकी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर लगता है कि पितृसत्तात्मकता को मजबूती, पितृसत्तात्मक द्वारा कंडीशनिंग अनुकूलित मानसिक रूप से की गई स्त्री ने भी उसको पुष्ट किया, क्योंकि उसको अपने सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसे तो अनुशासन बना दिया गया, ऐसे रहना, ऐसे करना, तुम तो गाय का खूंटा हो। भले आज कहें कि मुगल कालीन आक्रमण और बुरखे उन पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ी है घूंघट के रूप में, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ये हमको बहुत आश्वस्त नहीं करती हैं। और जब जागरूकता आई, वहाँ से जागरूक करने की कोशिश हुई, तब ध्यान गया कि ये महादेवी ने कहा था, मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी थी मिट। स्कोपोस थ्योरी के अनुसार समतुल्यता को प्रमुखता न देकर अनुवाद के उद्देश्य को महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए अनुवाद किया जा रहा हो वो पूरा किया जा सके। 80 के दशक के बाद अनुवाद सिद्धांत में सांस्कृतिक मोड़ आया, जिसे अंग्रेजी में कल्चरल टर्न कहा जाता है। अनुवाद में आए इस सांस्कृतिक मोड़ ने अनुवाद की प्रक्रिया की जगह अनुवाद की प्रकृति, उसके मूल उद्देश्य जैसे प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित किया। अनुवाद की बात जब हम इस पर आते हैं तो हम यही पाते हैं कि जिस अनुवाद ने मुझे भूमंडलीकरण का एहसास करवाया, जिस अनुवाद ने मुझे बंगाल पहुंचाया, जिस अनुवाद ने मुझे तमिलनाडु पहुंचाया, 2500 वर्ष पुराने उनके पंच महाकाव्य शिलपधिकारम से लेकर के मणिमेखलई, जीवको चिंतामणि, पंच महाकाव्यों को पढ़ने का मौका दिया, समझने का मौका दिया कि इवंगो अडिगल ने तो लिखा था तब जाकर। लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं तो ये किस तरह पढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम और पायदान बना जो हमें करीब लाया। और उस अनुवाद की स्थिति ये है कि प्रकाशक बड़ा, जब पांडुलिपि कोई आती है तो मुंह बना करके भैया 2000 दे देंगे, पांडुलिपि दे दो। कहने का अर्थ है कि अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण कब से है हमारे जीवन में। अगर हुएन-त्सांग ने यात्राएं की तो वहाँ जाके उसने बताया होगा कि वहाँ कोई नालंदा है, सृजन है ना। लेकिन सृजन है तो वो वाल्मीकि ही रामायण लिख सकते हैं, कोई स्त्री नहीं लिख सकती है उसको। सांस्कृतिक अनुवाद का प्रचलन होमी भाभा द्वारा सलमान रश्दी के पाठन से प्रारंभ माना जा सकता है। ये सांस्कृतिक अध्ययन का एक विषय है जिसमें भाषा विज्ञान के उपयोग से सांस्कृतिक आदान प्रदान की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। सूजन बैसनेट और एंड्रे लेफेवेयर की पुस्तक ट्रांसलेशन हिस्ट्री एंड कल्चर के प्रकाशन के साथ ही अनुवाद में जैसे जेंडर, संस्कृति, उत्तर औपनिवेशिक और उत्तर आधुनिक आयामों की चर्चा की जाने लगी। यहाँ जिस विधा ने हम लोगों को पूरे वैश्विक पटल पर ही नहीं, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हों, उन भाषाओं को
कहीं ना कहीं ये अवसर दिया कि वो कहीं और तक, दुनिया के अन्य पाठकों तक पहुंच सके, उसकी डिग्री लें, हम उसके महत्व को, उससे आजीविका चला सकते हैं, ऐसा भाव कभी नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये जो विचार करना शुरू किया गया है ये बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि वही स्थितियां सब कुछ हैं। अगर वहाँ पर जेन ऑस्टिन ने ये भोगा तो यहाँ हमारी बंग महिला ने भोगा कि 1907 में दुलाई वाली आई तो रामचंद्र शुक्ल जी को भी, आदरणीय रामचंद्र जी को भी लिखना पड़ा कि ये राजेंद्र बाला घोष नहीं, घोष परिवार है एक, उसकी वो है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो उस समय उस मानसिकता को वो जानते थे कि इस रचना के का जो महत्व है, अंतर्निहित जो मुद्दा उठाया गया है वो कहीं भी छुएगा ही नहीं कि एक स्त्री कैसे सोच सकती। तो अनुवाद की महत्ता को स्थापित करने के लिए, जैसे हमें लगता है कि स्त्री के ऊपर जो भी चेतना या प्रेरणा देती जो पुस्तकें आईं, उन पुस्तकों की सर्जना ही इसीलिए हुई कि हम पुनर्विचार करें सदियों सदियों पुरानी गुलामियत जो भोग रही है स्त्री, उसको हम सचेत करें कि हम सचेत हो गए, तुम भी सचेत हो। तो मुझे लगता है कि आज अनुवाद को लेकर जो एक दोयम दर्जे की भावना विद्यार्थियों के मन में या नई पीढ़ी के मन में या प्रकाशकों के मन में बैठी, क्योंकि अनुवाद हम चाहे इतिहास का कर लें, भूगोल को कर लें, प्रकाशक तो चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अनुवाद अध्ययन एक अंतर विद्याश्रयी विषय है जिसमें अनुवाद के सिद्धांत, व्याख्या, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। एक अंतर विद्या होने के कारण इसमें अन्य विधाओं जैसे साहित्य, इतिहास, संस्कृति, भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान आदि से संबंधित ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इसकी सिर्फ विभागों की स्थापना से ही कुछ नहीं होगा कि अनुवादक का सम्मान, सृजनकार या इतिहास का लेखक या भूगोल का लेखक या अन्य कई विधाओं का लेखक जो है वो सब लेखक होते हैं, लेकिन सृजनकार इन सब से बड़ा है, साहित्यकार इन सब से बड़ा है। इतिहास के लेखक को इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो बड़ा है तो जब वो उसको लाने की जिम्मेदारी निभाता है, तो पहली चीज तो ये है कि उसका नाम उस लेखक के बराबर ही नीचे लिखा जाना चाहिए, सम्मानजनक ढंग से, ताकि उस किताब को वो भी अपना समझ सके, उस अनुवाद कर्म को वो भी अपनी उपलब्धि मान सके। दूसरी चीज कि बायोडेटा जो आपका होता है, अनुवाद कार्य किया, अरे ठीक है, ये तो आप मराठी में कर लेती, क्या आप मराठी माध्यम से पढ़, नहीं तो ये करते हैं लोग, बहुत कर लेते, ये ना उसको कहीं उसके करियर में भी वो बात नहीं शामिल की जाती, उसको वो महत्व नहीं मिलता। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कोई भी जब विचार शुरू हुआ है तो एक अब कहीं ना कहीं उसको पुनर्व्याख्यायित करना चाहिए, पुनर्संरचना होनी चाहिए, समाज के मानसिक अनुकूलन की चेताया जाना चाहिए कि आपको बहुत सारे दलदलों से बाहर निकलना है अगर आपको आगे बढ़ना है, बहुत सारे, क्योंकि जब तक अब आपको इसको फिडल एक होता है ना, रिकंस्ट्रूट नहीं की जाएंगी चीज़ें, नहीं, ये चलता है कि भाव पर अब इसको नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे वेस्टर्न पश्चिमी देशों में नहीं छोड़ा जा रहा। तो सब कुछ वहीं से अगर हम प्रेरणा लेकर भी करते हैं तो मुझे लगता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या था और क्या हो रहा है और क्यों ऐसा किया गया, उस मानसिकता से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो सुधार संभव है। अनुवाद के उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत भाषा में जेंडर और स्त्रीवाद से जुड़े सवालों को अनुवाद सिद्धांत में सम्मिलित किया गया। अनुवादक को उसके जेंडर से जोड़कर अनुवाद की समीक्षा की जाने लगी, जिसके कारण भाषा में प्रचलित जेंडर भेद को प्रमुखता से उजागर किया जाने लगा। इसमें लुइस वॉन फ्लोटो, शेरी साइमन, कीथ हैरी ने महत्वपूर्ण शोध कार्य किया।
गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक ने अनुवाद की राजनीति पर काम किया और समाज, संस्कृति व जेंडर आदि के संदर्भ में कई नए सवाल उठाए। फलस्वरूप जेंडर अध्ययन आज अनुवाद अध्ययन का अभिन्न अंग है। कि मैंने अपनी ही भाषा में मैंने ये पाया है कि पुरुष जब एक मुहावरा रचता है और स्त्री जब एक मुहावरा रचती है तो कंडीशनिंग में जो रचती है वो तो वही रचती है कि बेटी तू जो जाना तो किस तरह जाना, तेरी तो लाश निकलनी चाहिए वहाँ से। लेकिन वो भाषा में भी अपने अवदान को रेखांकित नहीं किया गया। उस सीमित साधनों में भी अपनी जो शब्दावली उसको मिली है, वो अगर पुरुष कहता है किसी को उतारना है, उसकी इज्जत या औकात बतानी, तो हाथी की झूल गधैया पर, है ना, कि एक दलित साइकिल पर जा रहा है तो ये हाथी की झूल गधैया पर, कैसे दिन आ गए। लेकिन यही औरत कहती है पीतल की नथनी पर इतना गुमान, सोने की होती तो चलती उतान। ये औरत औरत को कह रही है ना। हालांकि कंडीशनिंग वही है कि अगर पीतल की या कांसे की नथनी पहने है दलित स्त्री तो वो अपने दृष्टिकोण से उसको, अरे तुम किस भुलावे में जी रही हो। लेकिन देखो उसको मौका मिला तो वो भाषा निर्मित कर रही है, बराबर एक होता है पुरुष के बराबर। तो बहुत सारी यहाँ देखिए एक शब्द पर बड़ा बवाल मचा था, बहुत बवाल मचा था, और हम महिलाओं ने ही बहुत बवाल मचाया था। पर मेरा ये कहना है कि औरत को मौका नहीं मिला, भले वो कुछ भी उसे लेकर कहा जाता रहा हो, लेकिन कुछ शब्द जो अनुपस्थित हैं, जिन्हें होना चाहिए था अपनी जगह, अपनी बात को कहने के लिए और दमदार ढंग से कहने के लिए, तो औरत भी शब्दों का निर्माण कर सकती है। वो फिर भाषा विज्ञान से जुड़े पुरुषों की बुद्धि और उसका ही सहारा न ले, निर्भर न रहे, औरत भी इस कमी को पूरा करे। और अनुवाद की जो महत्ता है, उसकी प्रतिष्ठा को तो हमें कायम करना ही है, उससे बाहर निकलना है। कहीं भी आपकी कभी भी कोई पुस्तक ऐसी आए तो लाख प्रकाशक कहे, भले 2000 रुपये देकर निपटाना चाहे, कहिए मेरा नाम ऊपर होगा, मेरा परिचय भी होगा। किसी की रचना को पुनर्सृजित करना है, अनुवाद करना है। तो मुझे लगता है कि कई पक्ष हैं, उन पक्षों से गुजरते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि स्त्री अपनी भाषा, अगर पुरुषों ने, पितृसत्ता ने जो भाषा रची और जो दी है, तो स्त्री क्यों नहीं कोई भाषा रच सकती और दे सकती है समाज को। मुझे लगता है इस पर गौर किया जाना चाहिए। धन्यवाद।